नमस्कार, आज के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की। भाजपा संघ 10 सालों से कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाया। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी, सपा और टीएमसी के जरिए ये काम अंजाम देने का फैसला किया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो चुकी है, जबकि ऑपोजिशन में क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी सरकारें हैं, वो डबल इंजन की नहीं हैं और सरकार उनके विपरीत एक और इंजन लगाकर उनको काम नहीं करने दे रही है। मेरा इशारा वेस्ट बंगाल की तरफ है, मेरा इशारा कर्नाटक की तरफ है, मेरा इशारा तेलंगाना की तरफ है और मेरा इशारा पंजाब की तरफ है, जहां पे आंदोलित किसान 11 महीने से अपने हकों की मांग कर रहे हैं। कानूनी जामा पहनाना था एमएसपी को, 750 किसानों के शहीदों के परिवारों को मुआवजा देना था, केस खत्म करने थे, पराली पर जो चीजें लेके आनी थी और बिजली अधिनियम बिल में क्रॉस सब्सिडी की बात को लेकर किसान आज भी उसी हाशिए पर खड़ा है। सरकार के आंख में जूं नहीं रेंग रही है और सरकार ने अब एक टेबल कर दी फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट, जिसमें एग्रीकल्चरल सब्सिडीज और एमएसपी को लेकर भी एक जीरो बजट खेती का एक प्रावधान, क्योंकि अब सरकार लगता है दबाव में है और इस दबाव में सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री चुप हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री दिल्ली में किसानों को बुलाते हैं और किसानों के साथ वार्ता करते हैं। पंजाब हरियाणा का जाने का समय उनके पास नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का असली संगी चेहरा जनता के सामने आ गया है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर उनका अपमान करने का खेल चल रहा है। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर चुनाव में अकेले लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट ओबीसी लिस्ट में 5 और जातियां हैं जो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। सिर्फ जाट आरक्षण की बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना, इंडिया गठबंधन के विपरीत जाना, तमाम प्रक्रियाएं कल से चल रही हैं। पृथ्वीराज चौहान से लेके आपके जो बिहार के आरजेडी के हैं, लालू जी के बेटे, वो भी तेजस्वी, और उसके बाद डेरेक ओब्रायन टीएमसी के आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं। कांग्रेस कहीं अकेली थकेली नजर आ रही है। उधर रमेश बिधूड़ी का एक बयान प्रियंका गांधी को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके का व्यवहार ये सरकार करती है, एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या संघ के जो काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी हों या कोई भी हो या मोहन भागवत जी हों, जिनका परिवार ही नहीं है, वो परिवारवाद की बात कैसे कर सकते हैं? आज इसी परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे प्रभुत्व साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अरुण कुमार शर्मा जी आपका। आपने जी, प्रस्तावना धन्यवाद। में सुना कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, खुद का परिवार उन पे है नहीं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, संस्कारी इंसान माने जाते हैं। जब वो जेल में थे, सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन से मदद मांगते हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े होके उनके साथ केंद्र की सरकार के खिलाफ बात करते हैं, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गलत फंसाया गया है। वही अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते ही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार बनाने की बात जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। बीजेपी तो सिर्फ तमाशा देख रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसमें सरकार बना के ले जाएगी? कि शर्मा जी। जी, सर आपने किसानों की बात की, दिल्ली की बात की, कुछ व्यक्ति विशेष की भी बात की आपने। तो शुरुआत करते हैं। आपने कहा परिवारवाद, जो मोदी जी का जो पहला मुद्दा होता है, या जिसको मुद्दे की बजाय मैं हथकंडा कहता हूं, जो जो पॉलिटिकल चाल होती है, मैं इसको, इस टॉपिक को उसमें लेता हूं। अब परिवारवाद की बात कही जाती है। सर आप और मैं आए तो उसी उन्हीं परिवारों में से ही है। अगर हमारा परिवार ना होता तो हमारी उत्पत्ति कैसे होती? पहला तो प्रश्न यही खड़ा होता है। तो जहां तक सृष्टि की रचना की बात है, तो परिवार तो भगवान कृष्ण का भी था, हमारे महादेव शंकर का भी परिवार था, और राम दरबार या राम का भी परिवार था। उस परिवार में वानर भी थे, किन्नर भी थे, सभी लोग थे।
अब बात करते हैं आरएसएस की। जो आज के आरएसएस प्रमुख हैं, अगर आप इनकी पृष्ठभूमि को जानते हो तो ये ऐसे डॉक्टर हैं जो जानवरों का इलाज करते हैं। और इन्होंने खुद शादी नहीं की, इन्होंने पीजी छोड़ दी थी क्योंकि आरएसएस के काम में बाधा आ रही थी, इसलिए इन्होंने पीजी छोड़ दी थी। अब सर एक बात बताएं, परिवारवाद में तो सभ्याचार जो होता है, जिसको जिसको हम आम भाषा में नैतिक शिक्षा कह देते हैं, या समाज में परिवार में रहने की एक कला जो है वो अलग प्रकार की होती है। और जो पशुओं में, पक्षियों में जो रहने की कला होती है वो हमसे अलग होती है। वहां परिवार का कोई औचित्य नहीं होता। इसीलिए जो हमारे कथावाचक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य को पशुओं से अलग इसीलिए किया जाता है कि मनुष्यों का बौद्धिक स्तर अलग होता है। मतलब उनके पास संयम होता है, उनके पास सोच होती है, उनके पास ऐसी एक विरासत जिसको इनहेरिटेंस कह देते हैं। आप पशुओं में देखो तो यह बात नहीं होती, उनको तो जो चार काम है वही करने हैं। तो जब हम उन्हीं के डॉक्टर हैं और उन्हीं से प्रेरित हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो आपकी सोच भी, मैं आपको इशारा कर रहा हूं, जो हमारे भागवत साहब ने कहा एक एक विशेष मौके पर कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपकी नहीं बनती तो आप अपनी पत्नी को कभी भी छोड़ सकते हैं, जब तक बनती है साथ रहें, और जब तक नहीं बनती तो आप छोड़ दें। सर इस बात को अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कितनी उचित और कितनी अनुचित है। क्या हम जो परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता ने हमारी शादी की ये सोचकर कि इनकी वंश की वृद्धि होगी, और उस वृद्धि में जब हम दादा नाना बन जाएंगे तो हमारी सेवा के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा एक ऐसा इंसान होगा जो हमारे बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा। अब बात करते हैं रमेश विधुड़ी साहब की। सर रमेश विधुड़ी साहब ने जो कहा, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी देखता हूं। क्या हम अपने परिवार की महिलाओं के विषय में कहीं मजाक में या कहीं हल्के फुल्के में इस तरह की बातचीत करते हैं क्या? क्योंकि हमें समाज रोकता है, हमारा शिष्टाचार हमें समझाता है कि इस प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए, या इस प्रकार की सोच पे अंकुश होना चाहिए। बिल्कुल वैसा अंकुश जैसे एक महावत हाथी के ऊपर लोहे का अंकुश रखता है, इसीलिए वो हाथी बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। नहीं तो हाथी अगर बिगड़ जाए तो कौन सा जो कहर है वो नहीं करता। और तुर्रा उस पर ये कि अगर वो बयान दे दे, जो कि बहुत ही मतलब कि निंदनीय के साथ साथ, मेरा मानना ये है कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक रिचुअल बहिष्कार भी होना चाहिए। अब बात करें बीजेपी की, तो सर मैं आपको सैकड़ों ऐसे बयान दिखा सकता हूं जहां पर बयान सुनने के बाद हमारे जो मोदी साहब हैं, क्योंकि वो आज आरएसएस या बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं। जैसे हमारे यहां कहा जाता था ना कि भाई वो जो तानाशाह था हिटलर, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी, कोई नहीं सुनता था। तो ऐसे ही जब वो इस पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते, इसको कंडेम नहीं करते और किसी को सजा नहीं देते, जो महत्वपूर्ण बात ये है वो है सजा। जब हम मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में या पुलिस फोर्स में रहते हैं तो सर वहां पर शिष्टाचार जो है उसको अनुशासन बना दिया गया, ताकि उस पर कोई पुलिस वाला जो सार्वजनिक जीवन में रहता है या बेल्ट कैप का आदमी है वो इस तरह का व्यवहार ना करे। हमें सिखाया जाता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों से कैसे व्यवहार करना, जो बेटियां हैं उनसे कैसे व्यवहार करना, वृद्ध महिलाओं से कैसे व्यवहार करना।
तो ये सब हमारे समाज की ऐसा प्रचलन है जिसके सीखे बिना हम समाज में विचरण नहीं कर सकते। अब आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर साहब हैं हमारे, क्या कहते थे, और उन्होंने आगे शब्द क्या कहा, गोली मारो, और आगे क्या कहा, तो जब उनको कोई दंड नहीं मिलेगा तो वो उदंड हो जाएंगे। यही उदंडता आज अगर आप देखें तो हमारी जो मीडिया है उसमें भी आ गई है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। प्रियंका गांधी से एक प्रश्न किया जाता है रमेश विधुड़ी के विषय में, क्या ये अगर मेरी बेटी से या मेरे परिवार की किसी महिला से यह प्रश्न किया जाता तो उसके पास क्या उत्तर था उसका। प्रियंका ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। शिष्टाचार के नाते उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें समाज में चलती नहीं है, जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। भाई आपने कितने स्कूल खोले, कितनी डिस्पेंसरियां खोली, स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है उस पर बात होनी चाहिए। दूरसंचार में हमने कितनी प्रगति की, ट्रांसपोर्टेशन में हमने लोगों को क्या दिया। वो इसलिए कह रही हैं कि आज उनको भी ये आभास हो चुका है कि जनता के मुद्दे, ये जो बेकार की बातें होती है ना, जिनको समाज हे दृष्टि से देखता है, ये समाज के मुद्दे नहीं है। समाज के मुद्दे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, पानी की, अच्छे पानी पीने वाला पानी जो है उसकी सप्लाई है। और आपने इसको किसानों की बात से जोड़ दिया। अब आप देखें, किसान अगर खेती करता है तो वो अपने अनाज को समाज में ही तो देता है ना। जो जो भोजन यापन हम करते हैं तो समाज का अभिन्न अंग है। और वही किसान, अगर मैं आपको करनाल की बात याद कराऊं तो एक एसडीएम ये कहता हुआ पाया जाता है कि एक भी किसान यहां से सही सलामत गुजरना नहीं चाहिए, उसका सिर लाल कर दो। आपने एक एसपी को भी सुना होगा इस प्रकार की भाषा सुनते हुए। उसका कारण क्या है, जब प्रशासन दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए कीले गाड़ देता है, जो सड़कें साधन आने जाने का होता है वहां पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। तो सर ये पत्थर किसानों की किस्मत पर रख रहे हो आप, ये कीले उनके पांव में गाड़ रहे हो। वो अपनी बात को कहना चाहता है। किसान तो कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। तो उसका कारण है, किसान करता क्या है, पशुपालन करता है। सबसे पहले तो वो हमारे जो बल्द हैं, बैल हैं, उनको पालता था, गायों को पालता था, दूध का व्यापार करता था और मुर्गी पालन किया करता था। और उनका पशुओं से बिल्कुल मानवता का नाता है। उसकी मालिश करता है, वो अपने अपने बैल की मालिश करता है। अब ठीक है, ट्रैक्टर आ गए तो ट्रैक्टर की रखवाली करता है, ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराता है, भले वो खुद बीमार हो, ट्रैक्टर को बीमार नहीं होने देता। तो ये जो बात आपने कही ना कि परिवारवाद, सर ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो हर किसी बात से जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा जीवन चलता ही उसी धुरी से है। परंतु मैं आपको एक और याद कराता हूं। एक यूपी की हमारी साध्वी हैं, अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले दूंगा, निरंजना। साध्वी निरंजन ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति राम का नहीं वो कौन है। उन्होंने कहा रामजादे होने चाहिए, परंतु हैं कौन। अब वो शब्द मैं नहीं लूंगा। अब एक बात मैं और करता हूं आपको, वो ये कि जब हम लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो हम शपथ किसकी लेते हैं सर, संविधान। हम धर्म की शपथ नहीं लेते, हम ईश्वर का नाम लेकर हम शपथ ले लेते हैं। अब ईश्वर तो खुदा भी है, ईसा मसीह भी है, हमारे गुरु नानक साहब सबसे बड़े ईश्वर हैं, जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने लंगर की जो है हमें शिक्षा दी। और वो आज गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं। आप देखें, जब मानवता पे कष्ट आता है तो सबसे पहले सिख भाई क्यों आते हैं आगे। आज भी गुरुद्वारों में अनवरत लंगर चलता है, 24 घंटे चलता है, मैंने भी खूब खाया है। अब बात आती है राजनीति की। अब राजनीति में सर, जब धर्म को
अनैतिक रूप से हम बीच में डालते हैं तो समस्याओं का शुरुआत हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने कह दिया हम तो पाठी को भी देंगे। सर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिंह सभा है, जो उनको तनख्वाह देती है, जो उनके दुख सुख का ध्यान रखती है, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे प्रातः काल उठकर वो क्या करते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब की सवारी जो है, प्रकाश जिसको हम कहते हैं, वो उनको ले जाकर स्थापित करते हैं, उनको उचित आसन देते हैं। तो वो गुरुद्वारे को तो वो ध्यान रखते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे दिल्ली में भी जो छोटे से छोटे गुरुद्वारे हैं वहां सिंह सभाएं हैं। तो अब इसको राजनीति का अड्डा बना दिया जाए। चांदनी चौक में अरविंद केजरीवाल साहब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, वो ये बयान दे दे कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। तो राजनीति को इतना मैला कुचैला और गंदा कर दिया जाता है अपने निहित स्वार्थ के कारण। तो यहां से जो पारिवारिक लोग हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं, उनको कष्ट होता है। और मेरा तो सीधा मानना है ये है, अगर आज बीजेपी उनको प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी को टिकट देती है या बदल देती है, तो सर जो मानवता का नुकसान होना था, जो हमारे भाईचारे का नुकसान होना था, वो हो चुका है। और आपने अभी तक कोई एक लाइन भी उनके ऊपर आक्षेप वाली, जैसे अंकुश की बात मैंने कही, तो आपने क्या उनको लताड़ा? और आपको लताड़ना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से। दिल्ली में 50% महिलाएं हैं। मैं फिर जोड़ता हूं उसी बात को। सर, दिल्ली में अगर आज हम ये कहें कि बेरोजगारी उतना बड़ा प्रश्न नहीं है, क्यों? क्योंकि महिलाओं को बसों में फ्री जाने की सुविधा मिली। हमारे जो घर जो अर्थ से थोड़ा विहीन है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर पक्ष है हमारा, वो घरों से बाहर निकला, उनकी महिलाएं बाहर निकली, हमारे घरों में आकर वो काम करती हैं। किस लिए? उनको सुविधा मिली, बिजली में 200 यूनिट उनको मिले। कांग्रेस भी अब इसी लाइन पर चल रही है। किस लिए? क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ एक बेसिक प्रश्न है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रश्न पर कांग्रेस को थोड़ा सख्त संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बात, चुनाव के नाते जब आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि मई में 101 करोड़ 47 लाख वोट थे, 8 लाख वोट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं सर? 7 लाख कुछ वोट बढ़ जाते हैं, 70 सीट हैं, 11,000 वोट बढ़ जाते हैं। तो ये कौन बढ़वाता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है किसके पास? जब दिल्ली गवर्नमेंट को 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक अधिकार दे देते हैं, तो कौन अधिकार उनसे छीन लेता है? यही बीजेपी, यही मोदी साहब, यही शाह साहब। तो जब आप किसी को काम करने ही नहीं देंगे, और मैं आपको याद कराता हूं शीला दीक्षित का समय, क्या ऐसी कोई संकट उस समय था? क्योंकि 98 में जब शीला दीक्षित आई, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का राज था दिल्ली में। उनको कभी एमएचए में कोई फाइल नहीं रुकी। ये बात ठीक है कि 6 फाइलें ले गई, 2 करवा लाई, 4 पेंडिंग रही, और उन्होंने फिर 1-2 महीने बाद फिर उस फाइल को लेकर दोबारा चली गई। उनका चीफ सेक्रेटरी से बड़ा अच्छा व्यवहार था, सीनियर ऑफिसर्स जो थे उनसे बहुत अच्छा व्यवहार था, जो तारतम्य था वो बहुत शानदार था। शुरू में जब अरविंद केजरीवाल साहब आए तो उनके दिमाग पर फितूर बहुत था। वो कहा करते थे, साहब हम तो बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो बड़ा बंगला नहीं लेंगे। ये बात ठीक है, मैं तो इसके विरोध में हूं। लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो पूरे राज्य का होता है। और दिल्ली में आबादी कितनी है? 2 करोड़ 40 लाख। क्या शीला दीक्षित जी ने कभी कहा कि मेरी एमएचए में फाइल नहीं पास होती? सर, तब सारे काम हुए। मैं आपको याद कराता हूं, 69 फ्लाईओवर्स बने। हमारी मेट्रो का काम उसी समय शुरू हुआ। प्रथम चरण का काम उनके राजकाज में ही शुरू हुआ 98 में, और वो 3rd फेज तक सारी चीजें देकर गई। आज दिल्ली का मतदाता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो फिर से उसी शीला दीक्षित को या उस प्रकार के राज को याद करके
ये कहता है कि नहीं साहब, कांग्रेस का राज ठीक था। हमारे जो चैनल वाले हैं वो माइक लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि माइक ना लेकर जाओ, आप कुछ मत लेके जाओ, आप एक साधारण व्यक्ति एक भीड़ में जाकर बात करो, तो वहां से शीला दीक्षित का नाम बाहर आता हुआ आपको नजर आएगा। और शीला दीक्षित थी कौन, मैं आपको याद करा देता हूं। उमा शंकर दीक्षित साहब जो राजनीति में एक ऐसी हैसियत रखते थे, वो परिवारवाद से ही आए थे। उनके बेटे, ये बात ठीक है कि समय उनकी मृत्यु हो गई विनोद शर्मा जी की, परंतु क्या शीला दीक्षित जी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे आज का निजाम, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, क्या ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या राजीव गांधी जैसा व्यवहार, इतना मृदु व्यवहार कोई करता है क्या? इसलिए ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इसीलिए किसानों को दबाया जाता है। जब आप किसानों के बच्चों को बॉर्डर पर देखते हैं शहीद होते हुए, तो कई बार मन रोता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक आदमी खेत में सिपाही बनकर हमारे लिए अनाज उगाता है, और एक आदमी उनका ही बच्चा, एक एक बच्चा बॉर्डर पर खड़े रहकर बंदूक हाथ में लेकर हमारी रक्षा करता है। तो सर, ये सारी बातें ले देकर कुत्सित राजनीति को दर्शाती हैं। जब कुत्सित राजनीति होती है ना, तभी हम पुलवामा के 40 शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देते। उन 40 माता पिता से कभी आप बात करके देखें। बात करते हैं तो आपके आंखों के कोर गीले हो जाएंगे, क्योंकि आप पारिवारिक आदमी हैं। तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति से परिवार चलता है, परिवार से समाज चलता है, समाज से राज्य चलता है, राज्य से देश चलता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो अनवरत चली आ रही है। कोई सा भी काल रहा हो, तो ये महत्व है और कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका हल होना, जिन पर रिएक्शन आना, जिन पर बातचीत होना, जिन पर संवाद होना बहुत जरूरी होता है। जब हम चुप रह जाते हैं तो इसका मतलब हम स्वीकार करते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं इसमें एक उदाहरण देकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आप टैनी साहब को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, अजय मिश्रा टैनी। उनके बेटे ने कौन से मद में उन 4 बच्चों को रौंद दिया। सर, बात करते हुए भी दिल में ना तकलीफ होती है। और टैनी साहब को हमारी इस निरंकुश सत्ता ने थाने में इंक्वायरी के लिए बुलाया ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं समझी। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि अब तो बीजेपी, मोदी साहब, शाह साहब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनके विषय में कोई भ्रांति रह नहीं गई। कम से कम मेरे पास तो उनके लिए कोई भ्रांति नहीं है। वो क्या करने वाले हैं, आप मुझे विषय दे दें, मैं आपको बता दूंगा। वो वही करेंगे, और वो करेंगे जो समाज को चाहते हैं, मतलब समाज जो चाहता है उससे विपरीत आचरण करते हुए आपको हर टॉपिक पर वो नजर आएंगे। जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, अपने महिलाओं की बात की और कांग्रेस से उसको अगर हम रिलेट करते हैं, कांग्रेस आज अकेले चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इंडिया गठबंधन के ही 2 साथी आपस में लड़ गए हैं और तमाम पार्टियां कुछ कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी, कुछ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होंगी। सबका अपना अपना विषय है। हालांकि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को लीड करने की भी कवायद कर रही हैं। उधर नीतीश कुमार भी, सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन से पहले शायद गवर्नर के पास जाके अपना रेजिग्नेशन दे दें, क्योंकि वो अपने सेकुलर वोट को बचा नहीं पाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में जाते हैं। ये उनका विषय है। अब रेवड़ियों की बात करें तो भाजपा हमेशा से अरविंद केजरीवाल पर रेवड़ियों का इल्जाम लगाती आई है कि रेवड़ियां बांटते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी देते हैं। ये रेवड़ी कल्चर तो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में 3200 रुपए धान का रेट दिया भी देने की बात थी। मध्य प्रदेश में 3100 रुपए धान का रेट देने की बात थी। हालांकि आज 1700-1800 रुपए रेट भी धान का वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। तो रेवड़ी कल्चर अरविंद केजरीवाल ने डिलीवर किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जुमलाकरण किया, क्योंकि रेवड़ियां वो अनाउंस करते हैं पर देते नहीं है। जैसे योगी महाराज ने कहा कि मैं 2 सिलेंडर दूंगा, मिले नहीं। उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है महाराष्ट्र में लाडकी बहना, लाडका भाई, लाडका किसान। तो जो लाडका वर्ड यूज करने वाले एकनाथ शिंदे थे, उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई है। वो कितनी लाडली बहना योजना को कंटिन्यू करती है, कितनी महिलाओं को पैसा मिलेगा, ये अलग बात है। इधर
दिल्ली में महिलाओं के सम्मान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाते हैं। ये देश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में शायद 1250 मिलते हैं, दिल्ली से 850 रुपए कम मिलते हैं, महाराष्ट्र में 1500 मिलते हैं, असम में 1250 मिलते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली में मिलते हैं। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम 2500 देंगे। 25 लाख की कल योजना अनाउंस की गई, वो जो हेल्थ कार्ड जिसमें 25 लाख रुपए का बेनिफिट, और उसके जो जन्मदाता थे गहलोत साहब, उनको बुलाया जाता है और उनके थ्रू अनाउंस कराया जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस अकेले इस चुनाव में जीत हासिल करने में सक्षम नहीं है। और जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को आप सम्मान निधि तो दे रहे हैं, पर महिलाओं की प्रोटेक्शन, महिलाओं को बचाना, रेप केसेस, महिलाओं के खिलाफ अतिक्रमण और बहुत सारे आप चीते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, इस पे बिल्कुल नदारद है। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की एनसीआरबी जो अपना ये हैंडल करती थी महिला आयोग को, वो भी अपने खिलाफ शोषण का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाती है कि अरविंद केजरीवाल उनके सेक्रेटरी ने उन पर अटैक किया, उनको थप्पड़ मारे। वो भी एक महिला है। और अब एक महिला मुख्यमंत्री भी है, आतिशी सिंह, जिन पर टारगेट किया गया रमेश बिधूड़ी द्वारा कि ये तो मारलेना थी, सिंह कैसे बन गई। तो उन्होंने उनकी माता पर सवाल खड़े किए। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा जैसे लोग जो महिला सम्मान की बात करते हैं और अपने भाषणों में महिलाओं का अपमान करते हैं और महिला मुख्यमंत्री को यह बताते हैं कि मारलेना से सिंह कैसे बन गई, तो ऐसे में जो 50% महिला मतदाता हैं प्रदेश की, वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगी कि मोदी जी का मैजिक चलेगा। पिछले 2 इलेक्शन में तो आपने देख लिया, मोदी जी और जो उनके डिप्टी अमित शाह हैं, उनका मैजिक दिल्ली में नहीं चला। तो तीसरे इलेक्शन में कोई लोकल लीडरशिप तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। फिर से उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन में जा रही है। परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी का चेहरा जो दिखाया गया, वो तो बहुत भयावह चेहरा है उनका। तो अब की बार क्या अरविंद केजरीवाल की तीसरी वापसी होगी या कांग्रेस का कुछ आप सूर्योदय होते देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? जी सर, जहां तक आपने कांग्रेस और महिला विषय को चुना, तो मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी महिलाओं का कितना सम्मान करती है और कांग्रेस कितना सम्मान करती है। सर, आपको याद होगा बनारस में एक रेप कांड हुआ था जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे, और वही 3 लोग मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए पकड़े गए। उनको बकायदा उनके फोटो हैं, उनकी वीडियोस हैं। और बिल्किस बानो के जो कल्प्रिट थे, उनका सम्मान किसने किया? यूपी के अंदर एक एसएचओ की हत्या हो जाती है, उसको बीजेपी का पार्टी ऑफिस बेयरर किसने बनाया? क्या ये महिला सम्मान को दर्शाता है? मैं एक नाम आपको याद कराता हूं, नूपुर शर्मा। उनकी महिला जो थी, उन्होंने धार्मिक वैमनस्य को ऐसे शिखर पर पहुंचाने वाला बयान दिया। उन पर क्या एक्शन हुआ सर? आज फिर से रमेश बिधूड़ी को अगर उनका टिकट काटा जाता है तो नूपुर शर्मा कैसे याद आती है बीजेपी को? तो ये महिला सम्मान की जहां तक बात है, इसके ज्वलंत उदाहरण मेरे पास बहुत हैं। आप कर्नाटका में जो एक पार्टी विशेष के पौत्र थे, आपको याद होगा मोदी जी स्टेज शेयर करते हैं उनके साथ में। और क्योंकि जो सेंगर हैं या चिन्मयानंद हैं या हाथरस वाला कांड है जहां पर रात को एक बेटी को जला दिया जाता है इसलिए कि उसका परिवार न्याय मांग रहा था, डीसीपी वहां पर शमशान घाट के बाद बावर्दी खड़े होते हैं कि यहां पर कोई बवाल ना हो जाए। बिना सहमति के किसी परिवार की बेटी को आप मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालकर जला देते हैं ताकि उसका जला हुआ शरीर भी पकड़ में ना आ पाए। ये सारे कांड जो हैं, ये एक पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बताता हूं आपको कि कैसे कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है। मैं एक ही नाम लेता हूं, आपको सरोजिनी नायडू का नाम याद होगा। कौन थी वो? कितना सम्मान मिला?
मैं सरदार पटेल की बेटी की बात करता हूं। कांग्रेस ने उस समय उनको सम्मान दिया, उनको संसद में भेजा। ये कह देना, कहानियां बना देना, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चला लेना, ये तो बहुत आसान होता है। और मैं आपको एक बात टेक्निकल और बताता हूं। दिल्ली में 1,55,00,000 लोग हैं, 13,000 पोलिंग स्टेशन है, मतलब 1100, 1150 से लेकर 1200 तक हर एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर हैं। अगर मैं ये मान लूं कि दिल्ली में चाहे ग्रेटर कैलाश हो, चाहे गोल्फलिंग हो, चाहे जोरबाग हो, वहां पर छोटी छोटी झुग्गी बस्तियां भी हैं, जहां पर कहीं 100-200 परिवार हैं, कहीं 500 परिवार हैं, बड़ी हैं, पुरानी हैं, तो और ज्यादा भी हो सकते हैं। और अभी हमारे एक चैनल है, वो झुग्गी बस्ती में ही जा रहे हैं। वहां पर पानी की व्यवस्था क्या है, महिलाएं किस तरह लाइन लगाकर डब्बों में पानी भरती हुई नजर आती हैं, तो वो आपको दिखता होगा। और हमारे मोदी साहब क्या कहते हैं कि मैंने घर घर शौचालय बना दिया। सर, आपने वो वीडियोस देखे होंगे, कहां है शौचालय, कहां है महिलाओं को परिवार का पालन पोषण करने के लिए पानी की व्यवस्था। परंतु अगर शीला दीक्षित की बात की जाए तो आप देखें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेरा बेटा 2004 में, सर मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, 2004 में गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं पास की थी। मेरी बेटी ने 2010 में गवर्नमेंट स्कूल से पास किया था 12वीं का इम्तिहान, और आज वो अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे हैं। जो ये कहते हैं ना, आप देखें, क्या अनुराग ठाकुर का बेटा जो है वो कहां शिक्षा पा रहा है, हमारे रविशंकर प्रसाद जी का बेटा कहां शिक्षा पाता है। ये सारे विदेश में पढ़ने वाले व्यक्ति ये कांग्रेस पर आक्षेप लगाते हैं कि किसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो सर, शौर्य इनके खुद के डोवाल, बच्चे। जी शौर्य डोवाल कहाँ काम करते हैं? अमेरिका में जिन हाँ, फाउंडेशन में काम हाँ, करते हैं वो जॉर्ज जी सोरोस जी। द्वारा स्पॉन्सर्ड। और उनके फिर जॉर्ज सोरोस पाकिस्तान से कांग्रेस संबंध है में गए। सर, पाकिस्तान में उनका संबंध है व्यापार का। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, असल में है क्या कि कांग्रेस में जो स्लीपर सेल थे वो आज पहचाने गए हैं। आप सिंधिया का नाम याद करें, वो कौन थे। और हमारे तो एक साथी हैं जिन्होंने किताब लिखी सिंधिया की गद्दारी पर, रानी झांसी को किसी ने दगा दिया। तो महिलाओं का सम्मान ये कभी करते नहीं रहे, और महिलाओं का सम्मान कांग्रेस करती रही। उसका प्रमाण एक ही है, 98 में वो जीते, 2003 में वो जीते, 2008 में वो जीते, 2013 में जब एक भरी पूरी मुहिम आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को बैक सपोर्ट देकर चलाई, और वो बड़ी कामयाब रही, इसलिए शीला दीक्षित की सरकार हारी। परंतु आप आप एक उदाहरण दे दें मेरे को कि शीला दीक्षित जी ने किसी को, एक व्यक्ति को निराश किया हो या उसकी सामाजिक व्यवस्था में उसकी बेइज्जती की हो। बल्कि मैं तो उनका जो निजामुद्दीन का घर था, मैं खुद उनके घर में जाता रहा हूं, क्योंकि मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे। मैं अपने बेटे की शादी के लिए इनविटेशन भी देने गया था। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई इज्जत करती है पार्टी महिलाओं की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मणिपुर का आपको मैं याद कराऊं तो मणिपुर में सबसे पहले उन बहनों के जो जख्म थे उन पर मलहम लगाने कौन गया था। आप हापुड़ को याद करें, बनारस को याद करें, कौन गया था वहां पर, और किसने पुलिस के बैरियर को लगाकर उन दोनों को जाने से रोका था, कौन सी पार्टी थी वो। अभी आपने बात की योगी जी की, तो सर मैं आपको बता देता हूं, जो कुंभ का मेला हो रहा है वहां पर 40 करोड़ लोग आएंगे। मतलब एक पूरी अमेरिका, 33 करोड़ की पूरी अमेरिका एक स्थान विशेष पर इकट्ठी होने वाली है। आज से पहले आपने कुंभ के मेले का इस तरह बेजा प्रचार देखा क्या। हम सारे धर्मवीरू लोग हैं, हम सब तो धार्मिक लोग हैं, हम जन्म से ही धार्मिक लोग हैं। परंतु क्या हमारे पुरखों ने, हमारे माँ बाप ने धर्म की आड़ लेकर हमें आधुनिक शिक्षा नहीं दी क्या। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए उन्होंने, धर्म की शिक्षा भी दी, परंतु ये हमें कभी नहीं सिखाया कि आप महिलाओं का अपमान कर दें,
अब मैं अब आपको बात कर रहा था कि 1150-1200 वोट हैं और हर एक पोलिंग स्टेशन में सर, अगर हम ये कहें कि 60% वोट भी अगर पोल हो जाते हैं, मतलब 700 वोट पोल हो जाते हैं, और जो हमारे घरों में महिलाएं आती हैं काम करने के लिए, जब उनको सुविधा मिलती है, जब उनके बिजली का खर्च नहीं आता, और कांग्रेस उसको देने के लिए, और वो आप देखें, आप कर्नाटका में देख लें, तेलंगाना में देखें, हिमाचल में देखें, क्या ये सुविधाएं नहीं दी जा रही? क्या दी जा रही हैं, उनके प्रबंध किए जा रहे हैं, उनको और सुचारू बनाने के लिए वार्ताएं हो रही हैं, लोगों को बुला बुला बुलाकर उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। और जहां तक कृषि मूल्य की बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें हिमाचल जो है वो बहुत सार्थक प्रयास कर रहा है। तो अब अगर बात करें हम कि 150-200 महिलाएं भी हों और वो वही शीला दीक्षित को याद करके कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दें, तो हर एक पोलिंग पर आपको 10 से 12% वोट कांग्रेस का बढ़ जाने वाला है। और ये जो सम्मान की बात आई है, ये सर कोई एक बार महिलाओं का अपमान रमेश विधुड़ी ने नहीं किया। एक रिपोर्टर हुआ करते थे, वो जब इन्होंने लोकसभा के अंदर 1 मिनट में 9 या 11 गाली दी थी, तो इनके जहां ये मूल निवास स्थान है, इनके गांव में गए थे, तो वहां पर लोगों ने कहा था कि स्वभावतः ये अफेंडर हैं, हैबिचुअल हैं ये इस दुर्व्यवहार के लिए। और जो सत्ता में जिनको जिनका नाम प्रोमिनेंट उसको लेते हैं, अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल ने भी कभी ऐसा कभी किया? बिल्कुल नहीं किया। हमारे शांता कुमार जी इसी बीजेपी से आते हैं, क्या उन्होंने इस प्रकार के प्रवचन किए? मुझे तो याद नहीं है। मैं तो उनसे, हमारी जो गीता बाल भवन स्कूल हुआ करता था, मैं तो उनसे पढ़ा हुआ हूं। तो आज सत्ता जो है वो मद में इतनी चूर हो गई है कि उनको महिलाओं का सम्मान रखना भूल गए हैं। उसका कारण ये है कि आरएसएस के जो वैचारिक लोग हैं या जो प्रचारक हैं, उनको बंधन में रहना सिखाया ही नहीं जाता। अगर वो परिवार में रह जाएं, मोदी जी ने कब अपना परिवार छोड़ा था, आपको याद है क्या? 1968 में उन्होंने परिवार छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं बंधन में नहीं रह सकता। और आज उनकी पत्नी जो है उस पर पुलिस का पहरा है, कोई उनसे जाकर मिल नहीं सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता, समाज से उनको काट दिया गया है। क्या किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता दें कि मोदी साहब की जो माताश्री थी उनसे सार्वजनिक रूप से किसी ने बातचीत की? कभी नहीं की। मोदी साहब जाते थे तो कैमरा पहले जाया करता था। उनके भाई बंधु जो, बल्कि मैं तो नाम लेकर बात करता हूं, प्रहलाद मोदी का यह बयान है कि मोदी साहब का इस परिवार के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं आए वो। छोटा परिवार नहीं है सर, 6 भाई बहन है उनके। तो मेरा मानना यह है सिंह साहब, जो परिवार का नहीं वो समाज का नहीं, जो समाज का नहीं वो राज्य का नहीं। मैं एक नाम लेता हूं आपको, हमारी एक सोनी हुआ करती थी गुजरात में, उसकी जासूसी कौन करता था? आनंदी बहन के पटेल के पति ने चिट्ठी लिखी थी अडवाणी साहब को कि साहब, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके चंगुल से मेरी पत्नी को छुड़ाया जाए। वो चिट्ठी सार्वजनिक है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आक्षेप लगा रहा हूं। और आपको एक नाम याद कराता हूं, कपिल मिश्रा। क्या कहा था विधानसभा में? चरित्र हनन किया था, सीधा सीधा। आज कौन व्यक्ति है जो उसको गले लगाया हुआ है? आज दिल्ली की जो वीडियो रिलीज की जाती है उसमें सबसे पहला फोटो उन्हीं का आता है। महिलाओं के अपमान करने वाले व्यक्ति जो इस बात का स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपकी भैंस चुरा ली जाएगी। तो सर, भैंस तो आदमी नहीं होता, वो भी तो औरत ही होती है, वो भी तो उसी महिलाओं की श्रेणी में आती है। तो इंसान तो छोड़ दो, ये पशु पक्षियों तक को बांट देने वाले, रंगों को बांट देने वाले, महिलाओं में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उनका शोषण करने वाले व्यक्ति इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराते। तो मेरा मानना यह है, अगर सही मैनेजमेंट किया जाए, मैं तो कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं
कि आप मोबिलाइज करें लोगों को, जो हमारी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार हैं उनको आगे लाने की कोशिश करें। तो शायद मुझे लगता है आज दिल्ली में जो कांग्रेस के ऊपर 2 बार जीरो का ठप्पा लगा हुआ है, राहुल जी को सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। वो मात्र उस ठप्पे को हटाना चाहते हैं। अगर 12 से जो मेरी उम्मीद है 12 से 16% अब की बार कांग्रेस वोट लेकर जाने वाली है। लोग आज विचार कर रहे हैं 8 से 12 सीट कांग्रेस जीतने वाली है। अभी जाट का रिजर्वेशन की बात कह दी। सर 8 सीटें हैं जो बाहरी दिल्ली की आती हैं वहां पर। क्या कभी जाट आरक्षण दिल्ली में आपने सुना क्या? जाटों को तो जमीनों के मुआवजे बहुत अच्छे मिले। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि क्योंकि मैं उन्हीं के बीच का व्यक्ति हूं। ये बात ठीक है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, परंतु मैं ये जातिवाद बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको साधन उपलब्ध नहीं होते, और पूरे देश में, ये तो मैं बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं, पूरे देश में मात्र एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी रही। आपको इंदिरा गांधी का पूरा इतिहास याद होगा। उन्होंने क्या कहा था? गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीब हटाओ ऐसा नहीं कहा गया था। अहमदाबाद में जब ट्रंप साहब का वेलकम किया गया और वहां पर किसके ऊपर हरी चद्दरें कैनात टांग दिए गए, वो हमारी झुग्गी बस्तियां थी। वहां पर हमारी बहनें थी जिनके पास पूरे कपड़े भी नहीं होते। तो कई बार बात करते हैं तो खुद को शर्म आती है, परंतु जहां आशा की किरण है, मुझे लगता है वो मात्र एक ही पार्टी है। आप देखें, राहुल जी की एक निजी बात आपको मैं कहता हूं, आपने भी बहुत बार नोट किया, 8 वर्ष से 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष 70 वर्ष तक की महिलाएं उनको गले लगाती हैं। क्या समझकर लगाती हैं? और महिलाओं को तो विशेष दृष्टि मिली हुई है ईश्वर की तरफ से कि अगर आप जरा सी भी आंख में बाल भर का भी फर्क ले आएंगे तो महिला को सबसे पहले पता चलता है ईश्वर प्रदत्त गुण उनके पास में है। तो महिलाएं उनसे लिपट जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, और वो उनके दोनों तरफ से मुंह को पकड़कर कहती हैं कि बेटा इस मझधार से बाहर निकालो, हमको इस त्रासदी से बाहर निकालो। कौन है वो व्यक्ति? क्या मोदी साहब के आपने ऐसा देखा क्या? अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले, रोड शो निकाले, वहां पर दोनों और हमारे जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उनको लगा दिया जाता है, कहीं कोई फूल ना फेंक दे, कहीं कुछ लग ना जाए। आप उनके बेड़े में 100 करोड़ की कारें हैं, 8,400 करोड़ के 2 हवाई जहाज हैं, 12-12 करोड़ की उनकी वो है। तो वो व्यक्ति कहता था कि मैं 35 साल तो भिक्षाटन करके अपना गुजारा किया है। मेरी मां तो बर्तन मांजकर जो है परिवार का भरण पोषण चौका चूल्हा किया करती थी, पानी भरा करती थी। वैसा व्यक्ति आज पूरे विश्व में सबसे महंगा प्रधानमंत्री साबित हो रहा है। तो उस समय की जो उनकी त्रासदी थी, क्या आज उसका बदला देश की जनता से लिया जा रहा है? और एक बात और, अंतिम बात कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सर आप भी जीएसटी से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है आज कितना रेवेन्यू आ रहा है सर, कितने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितने करोड़पति बन रहे हैं। क्या करोड़पतियों से जो इंडस्ट्रियल टैक्स है वो लिया जा रहा है क्या? उनको तो छूट दी जा रही है। और हमारे बच्चे 33% टैक्स दे रहे हैं इनकम टैक्स देने के बाद, वो 53% पेट्रोल में टैक्स देते हैं। और फिर जो बैंकों में उनकी थोड़ी बहुत बचत होती है उस पर भी टीडीएस 10% कट जाता है। तो मेरा बेटा मुझे कई बार प्रश्न करता है कि पापा इस पे तो मैंने सारा इनकम टैक्स दे चुका, अब ये वाली रकम तो मुझे विशुद्ध रूप से खर्च करने की अनुमति मिलनी चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। और तुर्रा उस पर ये कि मुझे मेडिकल के लिए मेडिक्लेम कराना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपके और माताश्री के 18,000 रुपए देता हूं। तो ऐसे क्यों? विदेशों में जो हाई टैक्स रेट है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री में है। क्या हमारी सरकार इस पर नहीं विचार कर सकती? परंतु वैसा हृदय, और एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, प्रत्येक पुरुष में 20% स्त्रियोचित गुण ईश्वर ने दिए हैं, और हर एक स्त्री में
30% पुरुषोचित गुण दिए हैं। इसीलिए देखें, जब महिलाएं कहीं अकेली पड़ जाती हैं तो उनका पुरुषार्थ जाग जाता है, और कहीं बिल्कुल सही है। पुरुष जब उनकी पत्नियां गुजर जाती हैं या कोई कष्ट आ जाता है तो बिल्कुल स्त्रियोचित व्यवहार करते हैं। ये ट्विस्टिंग भगवान ने दी है, मोदी जी में नहीं है। अगर मोदी जी में ये ट्विस्टिंग होती तो अपनी माता श्री को बड़ी शान से लेकर आते और सात रेस को उसमें रखते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया। बल्कि उनके भाई की बेटी जब आई और उसका पर्स खो गया तो उन्होंने मात्र 100 रुपए देकर उसको विदा कर दिया। ये निजी बात है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, परंतु पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हम उस समाज से आते हैं जिसने हमें इज्जत दी, पढ़ने का मौका दिया, हमें कुछ बनने लायक पुरुषार्थ दिया, हमारा सहयोग किया। बेरोजगार अगर हम होते थे तो कोई आपस में लोग, हमारे पिताश्री के मित्र बात किया करते थे कि शर्मा जी आपके बेटे की नौकरी लगी या नहीं। तो आज हाँ। माहौल को इतना खराब किस पार्टी ने किया है, इतनी भयंकर जो स्थिति है बेरोजगारी की। मैं कल रात को ही एक प्रोग्राम देख रहा था, बेरोजगारी की इतनी भयंकर स्थिति है। 8 वर्ष से लेकर 45 साल तक के जो लोग बेरोजगार हैं और जो जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 18 उन्होंने नौकरी जी। ढूंढना छोड़ दिया है। तो सर, मेरी बड़ी कांग्रेस से ये बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप महिलाओं को एकत्र करो, महिलाओं पर जोर दो। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उनका अधिकार है, भिक्षा नहीं दे रहे हम उनको, उनका अधिकार हमें देने के लिए हमारा संविधान हमको बाध्य करता है। और संविधान की शपथ लेकर हम एमएलए या एमपी बनते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, वहां पर हम धर्म की आड़ में, धर्म की कसम लेकर नहीं जाते, ईश्वर की कसम लेते हैं। और ईश्वर प्रदत्त स्त्री और नारी, बल्कि अब तो ट्रांसजेंडर को भी दे दी गई मान्यता। तो मेरा मानना यह है, कांग्रेस अगर इस सुझाव पर विचार करेगी तो उसके 12 से 16% वोट आने वाले हैं और बड़ी दमदार उपस्थिति दिखाने वाली है। और जहां तक राहुल जी की बात है, वो सत्ता में उतने इंटरेस्टेड भी नहीं लगते, और उनका कथन मैंने उनके ही मुंह से सुना था और आप भी उसके साक्षी थे। उन्होंने कहा सत्ता तो मेरे आगे पीछे रही है शर्मा जी, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है। मेरा मन रोता है जब मैं महिलाओं को दीनहीन अवस्था में देखता हूं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें एक बड़ी बात यह भी आ जाती है, जब आप बात कर रहे थे प्रस्तावना में, तो मैं 2-3 चीजें नोट की उसमें। जे कॉलोनी और जो झुग्गी बस्तियां इंदिरा गांधी जी के समय बसाई गई, उन्हीं के वोट काटने का काम, उन्हीं को घुसपैठियों का नाम देना, ये जेपी नड्डा ने सर, पार्लियामेंट में कहा। रीसेटलमेंट कॉलोनी भी उन्होंने बनाई, जी, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, ये उन्हीं के देन है सारी की सारी। तो भारतीय जनता पार्टी अब उनको घुसपैठियों के नाम पर, पूर्वांचलियों के नाम पर उनके वोट काटने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ जिनका परिवार ही नहीं है, वो राजमहल क्यों बना रहे हैं? उस राजमहल को में रहेगा कौन? किन लोगों के लिए वो राजमहल बनाया जा रहा है? ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जब आपकी जरूरत 1 कमरे की हो, तो आप 10 कमरे के मकान में क्यों रह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप खुद को राजा समझ बैठे हैं और देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, और आप सोचते हैं कि जो मैं चाहूंगा करूंगा, 8,000 करोड़ के विमान में घूमूंगा, राजमहल में रहूंगा, रोज नए कपड़े बदलूंगा। तो ये सब 400 चीजें जो सर, हैं। सर एक मैं बीच में टोक रहा हूं, 467 करोड़ का उनका घर बन रहा है। और जी, बीजेपी का मात्र 10 वर्षों में 2014 से लेकर आज तक 460 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, 5 स्टार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बन चुके, 270 अंडर कंस्ट्रक्शन है। कांग्रेस आज 1978 का शुरू किया हुआ उनका ऑफिस आज कंप्लीट होने जा रहा है। वो 15 बिल्कुल। तारीख को उसका उनका उनका प्रवास वहां होने वाला है। एक पार्टी नेशनल जिसने सत्ता संघर्ष नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष किया है, वो कितने वर्ष लगा देती है? 46 वर्ष लग जाते हैं उसको अपनी बिल्डिंग कंप्लीट करने में। कारण भ्रष्टाचार नहीं किया। 2G जो जो कहा जाता जी, है, जी। कोयला सोच क्या? घोटाला, कॉमनवेल्थ, वो प्रूव नहीं हो पाया सर। मनमोहन सिंह साहब मरने के बाद इसकी सारी क्लेरिफिकेशन हम जैसे पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने उसको सामने लेकर आए। उन्होंने कभी बांटने की बात नहीं की। उन्होंने कहा देश की जो संपदा है वो सबसे पहले उस व्यक्ति की है जो अर्थ से हीन है,
जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, सबसे पहले उनका अधिकार है। और सॉरी, मैंने इसमें आपको बीच में इंटरप्ट किया। नहीं, मैं बस आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास जहां 7 लोकनायक मार्ग जो है, उसका जो ठेका दिया गया था रिपेयर वर्क का 33 करोड़ 50 लाख रुपए का, वो पूरा करते करते सीपीडब्ल्यूडी ने 88 करोड़ 96 लाख जी। रुपए का भुगतान किया। और ठेकेदार जो था वो 2010 के नई दिल्ली के आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का कार्य भी पूरा कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने राष्ट्रमंडल खेलों के भुगतान को भ्रष्टाचार का एक चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था और इसके बारे में शोर नहीं मचाया था। वही राष्ट्रमंडल खेलों का जो आपने कॉमनवेल्थ की बात की, उसी का ठेकेदार 88 करोड़ 53 लाख रुपए का 96 लाख रुपए का ठेका लेता है और मरम्मत करता है। इसी बात के साथ मैं अपने कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं। अरुण कुमार शर्मा जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।